हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम ऑक्सीडेशन स्टेट पे आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने बात की थी कि निकल के कंपाउंड्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और प्लैटिनम के +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सम कम होता है। लेकिन अगर सोल्यूशन फॉर्म में हो तो स्टेबिलिटी है कंपाउंड्स की और ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, एडिशन टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन की एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन तीनों चीजों को एक साथ कंसिडर करके हम स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू तीनों से इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो उसके 3 स्टेप्स के एंथैल्पी वैल्यूज से अफेक्टेड होता है। तो अगर डायरेक्टली हम किसी मेटल को एक्वस सॉल्यूशन में आयनिक फॉर्म में लेके आते हैं तो रिएक्शन होता है मेटल गिव्स इलेक्ट्रॉन कम्स इन द एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन एक्चुअली ये वाला जो रिएक्शन है ये 3 स्टेप्स में हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में जो सॉलिड मेटल है वो गैसियस आइसोलेटेड एटम्स के फॉर्म में आएगा, जिसमें एटम्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर ये आइसोलेटेड एटम्स जो हैं ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेकर आयंस बनाते हैं। थर्ड स्टेप में ये जो आइसोलेटेड गैसियस मेटल आयन है ये वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होके हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज करता है। तो ओवरऑल जो इस चेंज में जितनी एंथैल्पी चेंज होती है दैट इज द सम ऑफ स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इस साइक्लिक प्रोसेस जिसको हम बॉर्न हेबर्स साइकिल कहते हैं, इसमें एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू सम ऑफ सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये जो डेल्टा H है, टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, ये हमें किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। जितनी कम वैल्यू होगी टोटल एनर्जी चेंज की उतनी ही वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ज्यादा स्टेबल होगी। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स जो है इसी टोटल एनर्जी चेंज का मेजर होते हैं। तो जितना किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है यानी कि ज्यादा नेगेटिव है, वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही स्टेबल है। तो इस तरह के जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन आयंस को इलेक्ट्रॉन देकर आसानी से हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डाटा है जिसमें मेटल डाई पॉजिटिव आयन को मेटल में रिड्यूस करने के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हैं वो इस तरीके से हैं। टाइटेनियम की -1.63, मैंगनीज की -1.18, कॉपर की +0.34, जिंक की -0.76। इस डाटा को अगर हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से ये चेंज आती है। ये वैल्यूज जो हैं जब हम सीरीज में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, लेकिन थोड़ी इरेगुलरिटी है। तो ये जो ट्रेंड्स आते हैं इस डाटा के बेसिस पे जो ट्रेंड्स आते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। नंबर 1, देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन दीज वैल्यूज। क्यों ट्रेंड रेगुलर क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज, सम ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पीज रेगुलर है और ना ही सब्लिमेशन एनर्जीज रेगुलर हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी रेगुलर नहीं है। सेकेंड है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज जो है ट्रांजिशन मेटल्स की वो ग्रुप 2 की एलिमेंट से लो होती हैं। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम की -2.87 वोल्ट है, बहुत ज्यादा नेगेटिव, जबकि हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वैल्यूज इनसे कम है। तो इनकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वैल्यूज कम क्यों होती हैं? कि लार्ज आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज डी ब्लॉक की ज्यादा है और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। हाइड्रेशन की एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होने के बावजूद ये वाली वैल्यू ज्यादा होने से जो हमारा ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू लो हो जाती है इन कंपैरिजन टू ग्रुप 2 एलिमेंट्स। थर्ड ट्रेंड है जिंक हैज लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड फेयरली लार्ज हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये दो चीजें तो जिंक के लिए
अच्छी हैं, एंथैल्पी वैल्यू, आयोनाइजेशन वैल्यू, एटमाइजेशन वैल्यू कम है, हाइड्रेशन एंथैल्पी वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो इतनी ज़्यादा है कि ओवरऑल जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो लो आ रहा है, -0.76 वोल्ट। कॉपर का वैल्यू जो है इट इज़ पॉजिटिव, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कॉपर की पॉजिटिव है, इसी वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, कम रिएक्टिव होता है। और इसकी वैल्यू पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इसकी सब्लिमेशन और आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी उसको बैलेंस नहीं कर पाती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। इन जनरल जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट सीरीज में जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो कम नेगेटिव होती जाएगी, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज का सम जो है वो ज़्यादा होता है। द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैंगनीज एंड जिंक आर मोर नेगेटिव दैन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जनरल ट्रेंड। इस ट्रेंड के हिसाब से जितना पॉजिटिव इनको होना चाहिए था उतना ये है नहीं, जिंक भी नेगेटिव है और मैंगनीज जो है वो भी नेगेटिव है। तो इसका रीजन है कि मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 और 4s2 एटम की, और आयन की 3d5। तो 3d5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये लेना नहीं चाहता है। तो बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन of manganese, half filled and completely filled for zinc, इनकी जो E0 वैल्यूज हैं ये नेगेटिव होती हैं। देन E0 वैल्यूज फॉर निकल, निकल की वैल्यू, निकल 2+ की वैल्यू भी जितनी एक्सपेक्ट की है उससे ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि निकल 2+ में एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वो हाई होती है आयन के लिए। अब इसी तरह अगर एक ट्राई पॉजिटिव मेटल आयन को डाई पॉजिटिव में रिड्यूस करना, उसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है उसका डाटा हम देखें तो ये हमारे पास ट्रेंड आ रहा है। टाइटेनियम के लिए -0.37, वेनेडियम के लिए -0.26, क्रोमियम के लिए -0.41, मैंगनीज के लिए +1.57 एंड आयरन के लिए 0.71 एंड कोबाल्ट के लिए +1.97। यहाँ क्या हम देखते हैं, स्कैंडियम की वैल्यू लो है, इसी टेबल में यहाँ दिखाई नहीं है लेकिन लो है क्योंकि इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, इसलिए इसकी लो है। देन मैंगनीज की वैल्यू कंपैरेटिवली हाई है, +1.57। दिस इज बिकॉज मैंगनीज की 2+ में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D5 है, तो 3+ से वो 2+ में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। आयरन की वैल्यू लो है क्योंकि 3+ में वो ज़्यादा स्टेबल है, तो वो 2+ में नहीं जाना चाहता। द कंपैरेटिवली लो वैल्यू ऑफ वेनेडियम इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ वेनेडियम 2 पॉजिटिव आयन। वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d3 4s2, तो अगर 4s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई d3। अब ये जो हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है उसमें ऑक्टाहेड्रल लिगेंड्स जब होते हैं एक मेटल के आसपास, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम जो 5d ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी एक जैसी नहीं रहती है, वो 2 सेट्स में स्प्लिट हो जाती है। जो T2g के 3d ऑर्बिटल्स हैं वो लोअर एनर्जी वाले होते हैं और जो Eg के 2 हैं वो हायर एनर्जी वाले होते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप T2g के 3 ऑर्बिटल्स को देखें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं उसमें, और यहाँ पे 3 है, तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, इसलिए ये स्टेबल होता है। तो इसलिए वेनेडियम 2 पॉजिटिव जो है इसकी वैल्यू लो होती है, ये और इलेक्ट्रॉन लेकर इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को खराब नहीं करना चाहता है। ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो हेलाइड्स और ऑक्साइड्स में हम डिस्कस करेंगे। पहले मेटल हेलाइड्स, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो हेलोजेंस के साथ हाई टेम्परेचर पे हेलाइड्स बनाते हैं।
ये क्योंकि इनकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो इसलिए टेम्परेचर को हाई करना पड़ता है। लेकिन एक बार जब रिएक्शन शुरू हो जाता है उसके बाद आपको हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि रिएक्शन की हीट ही जो है इट इज़ सफिशिएंट टू कंटिन्यू द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फ्लोराइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्लोरीन उससे कम, और इस तरीके से रिएक्टिविटी कम होती है। 3D सीरीज के जो स्टेबल हेलाइड्स हैं वो यहाँ टेबल में हमने अरेंज किए हैं। इसमें सारी एलिमेंट्स की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हेलाइड्स बताए हुए हैं। जैसे फर्स्ट स्कैंडियम जो है वो सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्कैंडियम ट्राइहेलाइड बनाता है। इसी तरह टाइटेनियम +4, +3 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हेलाइड्स बनाता है, TiX4, TiX3, TiX2 और भी हेलाइड्स। तो ये जितने भी हेलाइड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज और इसके ट्रेंड्स हम बात करते हैं। तो सबसे पहले विद इन ईच ऑफ द ट्रांजिशन ग्रुप्स 3 to 12 there is difference in the stability of various oxidation states। ये एक एलिमेंट के जो डिफरेंट हेलाइड्स है इनकी स्टेबिलिटी जो है अलग अलग है। इन जनरल जो फर्स्ट सीरीज है इनके हेलाइड्स के कंपैरेटिवली सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है उनके हेलाइड्स जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो in general, the second and third transition series elements exhibit higher coordination number and their higher oxidation states are more stable than the corresponding first transition series. तो ट्रेंड्स में इन जनरल द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज टेंड टू एग्जिस्ट इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है इसमें आपको +2 और +3 जो कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो आपको सारी मिल जाएंगी, वो ज़्यादा है। जबकि +5 जो है शुरू की कुछ एलिमेंट्स में +4, 5, 6 है, लेकिन बाद की एलिमेंट्स में आपको ये वाले हेलाइड्स नहीं दिखाई देते। और क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं तो वो जनरली फ्लोरीन के साथ दिखाते हैं। यहाँ +6 में क्रोमियम का फ्लोराइड है आपके पास। इसी तरह वेनेडियम और क्रोमियम का +5 में भी फ्लोराइड ही है, क्योंकि फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फाउंड इन टाइटेनियम टेट्राहेलाइड्स, वेनेडियम पेंटा फ्लोराइड एंड क्रोमियम हेक्सा फ्लोराइड। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मैंगनीज की हेलाइड्स में नहीं मिलेगी, जबकि ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन में MnO3F कंपाउंड एक मिलता है। मैंगनीज के बाद जो एलिमेंट्स हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते हैं। आयरन और कोबाल्ट ट्राइहेलाइड्स शो करते हैं। आयरन FeX3 फॉर्म करेगा जिसमें F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I नहीं होता। और कोबाल्ट जो है ट्राइफ्लोराइड शो करता है। तो फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज क्यों करता है? उसके 2 रीजन हो सकते हैं कि या तो उस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा है या फिर वो उसकी कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है उसकी ज्यादा है। जैसे कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड में लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, जबकि वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड और क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड्स में इसकी बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा है। VF5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सिर्फ फ्लोराइड्स में आपको मिलेगी, VF5 में मिलेगी, VCl5 या VBr5 नहीं होगा। दूसरे हेलाइड्स जो हैं वो हाइड्रोलिसिस अंडरगो करके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम की शो कर सकते हैं। उसमें कंपाउंड बनेगा VOX3। तो ऑक्सीजन -2, X 3X के -1, तो टोटल +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम पे आ गई। फ्लोराइड्स जो हैं वो अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल होते हैं। तो आप इस टेबल में देखेंगे कि जैसे ये टाइटेनियम का भी डाइहेलाइड है तो उसमें आपको क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइन मिल रहा है, लेकिन फ्लोराइड नहीं मिल रहा है क्योंकि फ्लोराइड्स आर अनस्टेबल इन देयर लो ऑक्सीडेशन स्टेट।
और कॉपर भी सिर्फ क्लोराइड और आयोडाइड बनाता है, मोनो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड नहीं बनाता है। सारे जो कॉपर के 2 के हेलाइड्स हैं वो हमें मिलेंगे, लेकिन कॉपर 2 का आयोडाइड नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या रीजन है कि आयोडाइड के साथ जो क्यूप्रिक आयन है, कॉपर 2+ आयन है, वो आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है इनटू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यूप्रस आयोडाइड में। रिएक्शन है कि 2 क्यूप्रिक आयन्स 4 आयोडाइड आयन्स के साथ रिएक्ट करके क्यूप्रस आयोडाइड बनाएंगे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, और आयोडीन बनाएंगे। यहाँ पे इस केस में आपका कॉपर 2 आयोडाइड कम स्टेबल है और क्यूप्रस आयोडाइड ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अदरवाइज जो कॉपर 1 कंपाउंड्स हैं वो अनस्टेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और जब भी कभी बनते हैं कॉपर 1 कंपाउंड्स तो वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करके मोर स्टेबल कॉपर 2+ कंडीशन में आ जाते हैं। तो डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब वो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। ऑक्सीडाइज होकर Cu2+ बनाएगा और रिड्यूस होकर कॉपर मेटल बनाएगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर ज्यादा स्टेबल है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से। इसकी वजह है कि +2 में इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी वैल्यू +1 से ज्यादा होती है, और ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है ये कंपनसेट कर देती है जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है इसकी सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको भी कंपनसेट कर देती है, इतनी ज्यादा ये वैल्यू होती है। देन नेक्स्ट है, ये अभी हमने किया मेटल हेलाइड्स, नेक्स्ट है मेटल ऑक्साइड्स एंड ऑक्सोकेटाइन्स। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के स्टेबल ऑक्साइड्स का भी हमारे पास स्टेबल है, तो इसमें +7 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और मिक्स्ड ऑक्साइड्स भी बनते हैं। तो स्कैंडियम का सिर्फ ट्राई ऑक्साइड बनता है, टाइटेनियम का जैसे हमने पहले भी किया +4, +3 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ऑक्साइड्स बनाता है। वेनेडियम जो है +5 से +2, क्रोमियम +6 भी शो करता है, और मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो इस है एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन to stabilize highest oxidation state is exhibited in their oxides. Highest oxidation state in their oxides coincides with their group number. For example, scandium group number 3 को belong करता है, तो इसका highest oxidation number भी 3 है in Sc2O3. इसी तरह मैंगनीज ग्रुप 7 को belong करता है, इसका highest oxidation number +7 है Mn2O7 में। मैंगनीज के बाद आपको ये ट्रेंड नहीं दिखता है, आप देखेंगे कि इसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक में नहीं मिलेंगे। आयरन जो है वो +3 और +2 शो करता है, आयरन का आपको इससे ऊपर नहीं मिलेगा। हाँ, फेरेट्स में +6 में आयरन आपको मिलेगा अल्कलाइन मीडियम में, लेकिन वो भी रेडिली डिकम्पोज कर जाता है इनटू फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इसी तरह वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सोकेटाइन फॉर्म में मिलेगा आपको VO2+, VO2+ एंड TiO2+। ये जो ऑक्सीजन की एबिलिटी है हायर ऑक्सीडेशन स्टेज को स्टेबलाइज करने की, ये फ्लोरीन से ज्यादा है, इसीलिए ऑक्सीजन में आपको +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की मिलेगी, लेकिन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी MnF4 में। तो इन एडिशन टू ऑक्साइड्स, ऑक्सोकेटाइन्स ऑफ द मेटल्स ऑल्सो स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये मैंगनीज जो है ये Mn2O7 इसलिए फॉर्म करता है क्योंकि ऑक्सीजन में ये एबिलिटी होती है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की। ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इसलिए Mn2O7 स्टेबल हो जाता है, जबकि फ्लोराइड्स में मल्टीपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है। तो वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज 7 स्टेट में और 6 स्टेट में आपको MO4N नेगेटिव केसेस में आपको मिल जाएगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे भी ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है।